नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। हल्ला बोल में बात आज पाकिस्तान के नापाक हरकत की। कुलभूषण की जान पाकिस्तान लेना चाहता है, भारत कह रहा है यह हत्या होगी। और पाकिस्तान की साजिश को लेकर समूचे हिंदुस्तान में उबाल है, सड़क से लेकर संसद तक में उबाल है। जिस तर्ज पे भारत के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और सरकार की तरफ से अब सीधे तौर पर कहा गया है कि पूर्व नेवी अफसर कुलभूषण जाधव को फांसी देने की पाकिस्तानी मंसूबे के खिलाफ पूरा देश एकजुट है और वो पूरे हिंदुस्तान का बेटा है, संकेत बहुत साफ है। मोदी सरकार ने नवाज की हुकूमत को सीधे सीधे संकेत भी दे दिया है, अगर कुलभूषण को फांसी दी गई तो इसका अंजाम बेहद बुरा होगा। इस पूरे केस में इसको बचाने के लिए जो भी करना पड़ेगा हम लोग करेंगे। कुलभूषण जाधव के साथ न्याय होगा अध्यक्ष महोदय, इतना मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं। एक पूर्व भारतीय अफसर को साजिश के फंदों में फंसाकर फांसी देने की पाकिस्तानी मंसूबे पर पूरे देश में आक्रोश है। संसद में कुलभूषण को बचाने का एकजुट इरादा दिखा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने तो यहां तक कह दिया, जरूरत पड़ी तो आउट ऑफ वे जाकर भी कोशिश होगी। ये तो बहुत छोटी बात आपने कही। सुप्रीम कोर्ट के लिए तो बड़े से बड़ा वकील, लेकिन केवल सुप्रीम कोर्ट से नहीं। इस पूरे केस में इसको बचाने के लिए जो भी करना पड़ेगा आउट ऑफ द वे जाकर हम लोग करेंगे। और मैं आपको ये बता दूं, जिस दिन से ये घटना घटी है तब से लेकर लगातार मैं उनके लोगों के संपर्क में हूं, उनके माता पिता के संपर्क में हूं। कुलभूषण के खिलाफ साजिश पर लोकसभा में राजनाथ सिंह ने भी पाकिस्तान को आईना दिखाया। सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों से एक ही आवाज, चाहे जैसे हो, कुलभूषण की सांसें थमनी नहीं चाहिए। पाकिस्तान यदि कुलभूषण को फांसी पर लटकाता है तो भारत इसे एक हत्या ही समझना चाहिए। आप हमेशा जाकर बगैर इनविटेशन से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के बच्ची के शादी में जाते हो, क्या इसके बारे में आप बातचीत नहीं कर सकते थे? क्या डायरेक्टली मिल नहीं सकते थे? क्या टेलीफोन पे आप बात नहीं कर सकते थे? लॉ एंड जस्टिस के बेसिक नॉर्म्स होते हैं, उसको बिना ध्यान में रखे यह फांसी की सजा उन्हें सुना दी गई है कुलभूषण जाधव को। और सदन को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, चाहे इसके लिए जो भी करना पड़े भारत सरकार वह करेगी और कुलभूषण जाधव के साथ न्याय होगा अध्यक्ष महोदय। पाकिस्तान ने एक बार फिर सर्वजीत की राह पकड़ी है। तमाम मुल्कों की आंख में खटकने वाला पाकिस्तान, दहशतगर्दों की फैक्ट्री चलाने वाला पाकिस्तान, कश्मीर से लेकर पूरे भारत में आतंकी साजिशें रचने वाला पाकिस्तान बिना किसी सबूत के कुलभूषण जाधव को आतंकी साजिश का दोषी करार दे रहा है। कानूनी मदद की हमारी पेशकश भी ठुकरा दी गई और अब एक बेकसूर को फांसी देने पर उतारू है। पाकिस्तान की साजिश को अंजाम तक पहुंचने से रोकना जरूरी है। आज तक ब्यूरो। कहीं है और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मेजर जनरल एजीबी जैनी साहब हैं, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ डॉक्टर प्रमोद पहवा साहब हैं जो जानकार हैं पाकिस्तान के। दानवीर सिंह जी हैं, कर्नल, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा भी हमारे साथ हैं। और हमारे साथ पाकिस्तान से भी दो मेहमान जुड़ रहे हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल शफाकत सईद साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और सैयद मोहम्मद तारिक पीरजादा, जो कि पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी एनालिसिस के तौर पर पीरजादा साहब की पहचान है, वह भी जुड़ रहे हैं। हमें लगता है इसकी शुरुआत, शफाकत सईद साहब, हम इस बहस की शुरुआत आप ही से कर रहे हैं। चंद मिनटों पहले खबर आई कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब ने कहा है कि 60 दिनों के भीतर जाधव अपील कर सकते हैं, कुलभूषण जाधव अपील कर सकते हैं और ये अपील सेना प्रमुख और उसके बाद राष्ट्रपति तक होगी। इसके मतलब क्या है? देखिए जी, जो कानून का तकादा है वो ये है कि जब सजा दे देती है कोर्ट तो उसके बाद वो अपील कर सकता है। और जब वो अपील करेगा तो वो आर्मी चीफ को नहीं करेगा, बल्कि एक ट्राइब्यूनल उसकी अपील को सुनेगा। और अगर वो ट्राइब्यूनल भी उसकी सजा को बरकरार रखता है तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है।
और सुप्रीम कोर्ट में भी अगर सजा बरकरार रही तो फिर वो अपील सदर पाकिस्तान को कर सकता है। तो ये एक सिंपल प्रोसीजर है, वो इवॉल्व नहीं किया गया कुलभूषण सिंह यादव के लिए। ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जो तमाम वो लोग जो इस तरह के कार्रवाइयों में मुलविस पाए जाते हैं और उनका फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल किया जाता है तो उनको ये हकूक हासिल होते हैं जी। तो कोई खास तौर पे नई रियायत नहीं की गई है इनके साथ। एक और सवाल इससे जुड़ा हुआ है कि हम देख रहे थे कि जो पाकिस्तान आर्मी एक्ट है उसकी सेक्शन 59 जिसके तहत ये पूरा मामला चलाया गया है, उसमें जो पेशावर में जब हमला हुआ था और जो पूरी की पूरी इस एक्ट के तहत कार्रवाई है उसमें लगभग 274 लोगों को फांसी दी जा चुकी है। 274 में से 174 लोगों को फांसी दी जा सकी है जो टेररिस्ट थे और 100 के तकरीबन को वहां पर उम्र कैद की सजा दी गई है। लेकिन किसी को भी इस तरीके से यह सुविधा नहीं थी जो सुविधा का जिक्र अभी आपने कहा कि ये एक नेचुरल वे है। नहीं, आपकी इत्ला नहीं है आपको जी। इसमें जितने लोगों को सजा दी गई थी उसमें से काफी लोग जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं और कई केसेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक डिसाइड नहीं किए हैं और कई के केसेस सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिए हैं और जब सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया तो तब उनको सजा हुई है। ऐसी कोई बात नहीं हुई कि जी उन्होंने अपील का हक पाकिस्तान आर्मी के बीच में भी है और फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल में अगर कोई नॉन यूनिफॉर्म पर्सनल यदि फौज का रुकन ना हो उसको उसकी समाअत की जाए तो उसको भी ये हक हासिल होता है कि वो अपील करे। ये कोई नई चीज या खास चीज नहीं है और पेशावर वाले दहशतगर्द या कोई और दहशतगर्द जितने भी मिलिट्री कोर्ट में ट्राई हुए हैं उनको ये अपील का हक हासिल था और सब ने तकरीबन ये हक इस्तेमाल किया है। ओके, अब एक चीज बताइए, इसके बाद हम चूंकि हमारे साथ यहाँ के मेहमान भी हैं उस दिशा में जाएंगे। एक चीज और बता दीजिए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का कहना है हमारी सेना तैयार है। भारत की संसद के भीतर से आवाज आई है हिंदुस्तान का बेटा है, अगर आप सजा देंगे तो इसका मतलब है आप हत्या कर रहे हैं। स्टूडियो में हम डिस्कशन कर रहे हैं ये जानकारी के साथ कि क्या युद्ध के हालात की दिशा में ये चीजें जा सकती हैं। देखिए जी, आज आपकी जो फॉरेन अफेयर्स की मिनिस्टर हैं, वजीर खारजा उमूर की वजीर हैं जी, उन्होंने एक बयान दिया है कि हम किसी भी हद तक जाएंगे कि कुलभूषण सिंह यादव को वापस लेकर आएं जी। तो ये एक धमकी थी और इस धमकी का जवाब सिर्फ एक है और वो ये है कि हम तैयार हैं इसके लिए। आपने जो धमकी दी है इसके लिए हम तैयार हैं। ओके। और मेरे ख्याल में ठीक है, आप उस धमकी का जवाब नवाज शरीफ साहब ने दिया है। अब हम इसको जरा सिलसिलेवार तरीके से उसमें लेकर आते हैं। जैनी साहब, मेजर जनरल जैनी साहब, क्योंकि हमारे साथ पॉलिटिकल गेस्ट के तौर पर सिर्फ संबित पात्रा जी हम उनके पास जाएंगे, लेकिन ना ये युद्ध का समय है और हम जब अध्ययन कर रहे हैं तो हमने देखा कोल्ड वार के समय भी रशिया और अमेरिका के बीच इस तरीके से किसी को फांसी की सजा कोर्ट मार्शल नहीं किया गया, लौटा दिया जाता था। उसके बाद जो वियना कन्वेंशन कहता है उसमें भी काउंसलर तक को ना मिलने देने की बात है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ये कह रही है कि जिस तरीके से आरोप लगाए गए हैं और सबूत पेश ही नहीं किए जाए और पब्लिक नहीं किया गया, ये बिल्कुल अमानवीयता की हद है। इस पोजीशन में अब भारत की स्थिति क्या है? प्रसून जी, मैं तो पहले शफाकत जी का जो उन्होंने कहा उसको मैं नाराज करना चाहता हूं कि वो प्रोसीजर की बात कर रहे हैं, आज प्रोसीजर की बात कर रहे हैं। डेथ सेंटेंस मिलिट्री कोर्ट के अनाउंस होने के बाद प्रोसीजर की बात कर रहे हैं कि वो ट्रिब्यूनल को अपील करेंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट को करेंगे, फिर वो करेंगे। क्या पाकिस्तान ने आज तक प्रोसीजर फॉलो किया जो अब प्रोसीजर फॉलो करने की बात कर रहे हैं शफाकत जी? तो डाउट ये होता है कि ये प्रोसीजर आज से कैसे शुरू हो रहा है, ये 3 घंटे पहले क्यों नहीं हुआ प्रोसीजर? क्या ये कोई इंटरनेशनल प्रेशर इनके ऊपर पड़ा है? क्या इनको ये रियलाइजेशन हुआ है कि इन्होंने कितनी एक बहुत ही वाहियात और बहुत ही एक नापाक किस्म का इन्होंने एक्शन लिया है, जबकि कि इंडिया 13 महीने से इनसे मांग रहा है प्रूफ, इन्होंने नहीं दिया। 13 बार हमने इनसे कहा है कि नहीं दिया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल से कोई इन्होंने कुछ नहीं दिया, कोई इन्होंने आज तक वो प्रूफ नहीं दिया है और सडनली ये करके मिलिट्री को नहीं। कभी तो ये उनको स्पाई बोलते हैं। तो इस हद तक आपके सामने है कि सरताज अजीज ने नवंबर 2016 में कहा था हमारे पास कोई सबूत नहीं है, सबूत नहीं है इस 3 महीने में। ये एक अलग मसला है, लेकिन हम आपसे फिर दोबारा से दोनों हम लोग क्या उस दिशा में बढ़ रहे हैं कि ये डिप्लोमेसी के लिए जाधव का इस्तेमाल पाकिस्तान करना चाहता है, या भारत अब जिस दिशा में बढ़ चुका है उसमें भारत को झुकना नहीं है?
झुकना नहीं है, बिल्कुल नहीं झुकना चाहिए। ओके, संबित पात्रा जी, बिल्कुल भी नहीं ये झुकना चाहिए। एक राजनीतिक तौर पर निर्णय की स्थिति भी आएगी इस देश के भीतर, क्योंकि आज पार्लियामेंट पूरी तरह एकजुट थी। ये मैसेज जो है पाकिस्तान के लिए कितना कड़ा है और अब तरीके क्या हो सकते हैं? संबित पात्रा जी। देखिए, निसंदेह एक बहुत कड़ा संदेश पाकिस्तान को भेजा गया है, क्योंकि जो शब्दों का चयन पार्लियामेंट में हमारे मंत्रियों ने किया है वो शब्द अपने आप में बहुत कुछ बयां करते हैं। आप देखिए, मसलन आउट ऑफ द वे जाकर काम करेंगे, ये आदरणीय सुषमा स्वराज जी ने बताया है। तो केवल हाथ पर हाथ धरे रखेंगे, कस्टमरी तरीके से काम करेंगे, ऐसा नहीं है। एक एग्रेसिवनेस के साथ, अर्थात आउट ऑफ द वे जाके अपने एक नागरिक को, जिसको कि भारत का बेटा बताया है, उसके लिए काम करेंगे। राजनाथ जी जो कि गृह मंत्री है, उन्होंने कहा है जो भी करना पड़े करेंगे। ये सरकार की कमिटमेंट दिखाती है कि जाधव जो कि भारत का एक नागरिक है, और याद रखिए 24 मार्च 2016 को पाकिस्तान की आर्मी ने ये प्रोनाउंस किया कि हमने जाधव को अरेस्ट किया। अगले ही दिन मार्च 2016 को भारत सरकार ने एक तो रिजेक्ट किया कि आपने अरेस्ट किया, उन्होंने कहा, भारत की सरकार ने कहा कि आपने अरेस्ट नहीं किया है, आपने उनको अगवा किया है ईरान से, और अगले ही दिन ओन किया कि जाधव हमारे एक बोनाफाइड सिटीजन है जो कि चाबहार में एक बिजनेस करते हैं। तो हमने डे 1 से ही, और उसी दिन पहला काउंसलर एक्सेस के लिए अप्लाई भी किया। तो स्वाभाविक रूप से पहले ही दिन से मुस्तैद थी ये सरकार, और जिन शब्दों का प्रयोग आज पार्लियामेंट में हुआ है वो एक सीधी चेतावनी पाकिस्तान को है कि आप इस प्रकार से खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। मैं अभी भी देख रहा हूं जो शफकत साहब है वो हंस रहे हैं, ठहाके लगा रहे हैं। ये दिखाता है कि पाकिस्तान की जो नीयत है वो एक मजाक किस्म का है। ये मजाक का विषय है क्या? एक व्यक्ति के जीवन पर बन पड़ी है, आप यहां बैठ के डिबेट में ठहाके लगा रहे हैं। आप देखिए, वियना प्रोटोकॉल है, 1963 में भारत और पाकिस्तान दोनों ने हस्ताक्षर किया था वियतनाम प्रोटोकॉल में, वियना प्रोटोकॉल में। और वियना प्रोटोकॉल कहती है कि अगर हमारा कोई सिटीजन आपके यहां अरेस्ट होगा तो आप काउंसलर एक्सेस देंगे, क्योंकि अभी तक जो भी कहानी पता है हमें, वो तो केवल एक पक्ष की कहानी पता है कि जो पाकिस्तान झूठ बोल रहा है। सच्ची कहानी तो पता तब चलेगा जब हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव जाके कुलभूषण जाधव से उसकी कहानी लेकर आएगा कि उसको कहां से किडनैप किया गया, किस प्रकार उसको 3 हफ्ते तक टॉर्चर करके आपने कन्फेशनल स्टेटमेंट, झूठी कन्फेशनल स्टेटमेंट जारी की है। और जो आपने वीडियो जारी की थी उसमें 147 लगभग 150 उसमें कट्स हैं, एडिटिंग है, उसमें टेलीप्रॉम्प्टर यूज किया है। तो देखिए, ये सब झूठ का पुलिंदा पाकिस्तान का चलने वाला नहीं है। आप बताइए खुद शफकत साहब कि ऐसा कभी होता है कोई जासूस अपने ही देश का पासपोर्ट लेकर जाता है? अपने ही देश का पासपोर्ट लेकर जाता है क्या कोई? नहीं, आप सुनेंगे तो मैं बताऊंगा ना। आप अगर सुनेंगे नहीं तो मैं किस तरह बताऊंगा? वो अपने देश के पासपोर्ट पे था, लेकिन उसके बीच में उसका नाम कुलभूषण सिंह यादव नहीं था, उसका नाम मोहम्मद हुसैन पटेल था, और उसका जो एड्रेस था सारा कॉन्कॉक्टेड था, उसका बिजनेसमैन का कवर था, मुसलमान का नाम उसने इख्तियार किया हुआ था। वो आप जो अभी क्लिप दिखा रहे हैं जिसमें उसका आईडी कार्ड दिखाया जा रहा है, जो आपने पाकिस्तानी मीडिया से उठाया है जनाब, उसके ऊपर उसका नाम लिखा हुआ है कि उसने जो मुसलमान नाम इख्तियार किया हुआ था वो अंडरकवर था। हमें लग रहा है कि जिस स्थिति, शफाकत साहब एक मिनट, हमारे साथ प्रमोद पवार साहब भी हैं। प्रमोद पवार साहब, इन स्थितियों का जब हम आकलन कर रहे हैं, भारत में कसाब फिदाइन हथियार के साथ पकड़ में आता है, पाकिस्तान के अधिकारियों से मिलने की इजाजत भारत देता है, पाकिस्तान के दूतावास को पत्र व लिख के मदद की गुहार लगा सकता है, इसकी इजाजत दी जाती है। लेकिन यहां पर कोई भी स्थिति ऐसी आई ही नहीं बीते 1 बरस के दौरान कि कुछ भी भारत के किसी भी अधिकारी को बार बार दरवाजा खटखटाने पर भी आपने, ये पारदर्शिता अगर नहीं है, इंटरनेशनली कोर्ट में जब मामला जाएगा तो कहां ठहरेगा? सर, मुझे बहुत बड़ी हंसी आई ये बात संबित पात्रा जी की और आपकी बात सुन के, जिसमें आप लोगों ने वियना एग्रीमेंट और दुनिया भर की बातें बताई। ये सब चीजें एक सिविलाइज सोसाइटी के लिए होती हैं, किसी बनाना रिपब्लिक के लिए नहीं होती हैं। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं बाय नेम इनको शफाकत साहब को बता सकता हूं इनके बंदों के बारे में। बहावन नगर में आधी रात को 80 साल के बुजुर्ग के लिए ISI के बंदे आ जाते हैं कि आप होटल खाली करें। वो मिनिस्टर से फ़ोन कराते हैं तो वो कहते हैं जी हम किसी मिनिस्टर को नहीं जानते, हम किसी पॉलिटिशियन को नहीं जानते। तो इनके पॉलिटिशियंस की कोई वैल्यू नहीं है। ISI ही स्टेट चलाती है, वहाँ ISI स्टेट चलाती है, इनकी आर्मी स्टेट चलाती है, और ओपनली ये लोग कहते हैं इस बात को कि हम किसी पॉलिटिशियन को, ये मिनिस्टर असी नहीं सुनते।
आप उसको छोड़ें शफाकत साहब। आपको हक हासिल है क्योंकि आप एक मुखालिफ मुल्क हैं और मुखालिफ मुल्क होने के नाते आपको पाकिस्तान की कोई चीज जनाब गुस्ताखी माफ हो, आप पाकिस्तानी नहीं है लेकिन मेरे बुजुर्ग पाकिस्तानी थे, मैं आपसे ज्यादा पाकिस्तानी हूँ, लेकिन मुझे शर्मिंदगी होती है। अक़लियतों के साथ होता है, जो मुसलमानों के और सिखों और ईसाइयों के साथ होता है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। नहीं, आपके मुसलमानों मुसलमानों और सिखों की भी मैं बता दूंगा, मैंने बहुत वक्त गुजारा है। आपको इस बात की शर्मिंदगी नहीं होती? आप मेरी बात बताए ना, आप लाहौर में रहते हैं, आपको इस बात पे शर्मिंदगी नहीं होती कि कलमा चौक के पास आपके पाकिस्तानियों को वहाँ के IT सेक्टर में घुसने नहीं देते? तुम्हारा तो मुल्क बिका हुआ है। करनी चाहिए या स्थिति कहीं उसके आगे की जा रही है? क्योंकि अगर ISI वर्क कर रहा है, आर्मी अपने तरीके से वर्क कर रही है, तो फिर चुनी हुई सरकार से किस तरीके से कौन सा संवाद बनाया जाए? कुलभूषण जाधव को लेकर भारत ने बहुत तेवर दिखलाए हैं और उसके बाद पाकिस्तान हालांकि प्रोसीजर की बात कर रहा है, लेकिन क्या मुश्किल है आने वाले वक्त में? क्या पाकिस्तान की सरकार से बातचीत की जाए? तरीके क्या होने चाहिए? इस पर विशेषज्ञों की कुछ राय है। कर्नल दानवीर, नजर आ रहा है कि जो पूरा ट्रायल है वो फेक है, नजर बहुत साफ आ रहा है। जो इन्होंने कबूलनामा, जो कन्फेशन है, उसको भी जो दिखाया है, उसमें जिक्र बार बार हम लोग भी देख रहे थे कि कितने कट्स हैं, कोई नजर नहीं, सब कुछ नजर आ रहा है, लेकिन ऐसे में अब रास्ता क्या है? देखिए, ये तो 7 दिसंबर 2014 से जब सरताज अजीज ने ये बोला कि वो जो डोजियर है वो सिर्फ कमेंट्स का पुलिंदा है और कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, फौज के प्रेशर के तहत उनको 24 घंटे के दौरान उस अपने वक्तव्य को बदली करना पड़ गया। तभी पता लग गया था कि जो मिलिट्री और जो पॉलिटिकल क्लास के बीच में जो डिसेंट है वो कहीं है एज फार एज मिलिट्री कोर्ट्स और ये सारे मामले को लेकर, जो कि उजागर हो गई थी। तो उसी दिन पता लग गया था कि ये जो जिस रास्ते पे ये चले हैं वो रास्ता कहीं ना कहीं इसी मोड़ पे लेके जाएगा जहां पे आज हम खड़े हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बहरहाल बातें सारी हुई हैं चारों तरफ से, डिप्लोमेटिक लेवल का एक्शन पाकिस्तान के खिलाफ बात हो रही है, इकोनॉमिक लेवल पे पाकिस्तान के खिलाफ बात हो रही है, और UN की और इन सब की भी बात हो रही है। लेकिन मेरा जो दिल है, जो मन है, वो कहीं ना कहीं सुब्रमण्यम स्वामी जी ने जो आज बोला कि वी मस्ट रिकॉग्नाइज बलूचिस्तान की जो तहरीक है, जो मुहिम है, उसको हमने लाल किले से बोलने के बाद में तकरीबन छोड़ दिया। हमें उसको आगे ले जाना चाहिए, हमें उनके जो लीडर्स हैं उनको असाइलम देनी चाहिए, और जो हम टिबेटियंस के साथ में करते हैं, गवर्नमेंट इन एग्जाइल और समथिंग लाइक दैट, हमें उस लेवल का करना चाहिए। और ये पाकिस्तानी एक चीज रियलाइज नहीं कर रहे कि इस पूरे खेल में कुलभूषण का जो पॉइंट जो हाईलाइट हुआ है बिकॉज ऑफ प्रोनाउंसमेंट ऑफ फांसी की सजा, ये इनडायरेक्टली ये अपने ही खेल में फंस गए हैं। अब जब कुलभूषण की बात इंटरनेशनल फोरम पे होगी कि कुलभूषण जब ये खुद बोलेंगे कि बलूचिस्तान से पकड़ा गया, ये बलूचिस्तान के अंदर इन्वॉल्व है, तो बलूचिस्तान की और बातें भी होंगी और ये अपने ही ट्रैप में फंस गए हैं। मतलब आप एक काउंटर अटैक की बात कर रहे हैं और उसके तरीकों की बात कर रहे हैं। मैं तरीकों की बात कर रहे हैं। पहवा साहब, आपने बहुत अंदरूनी तौर पे पाकिस्तान के हालातों को समझा होगा और खुद आप उन चीज़ों को जान रहे हैं। एक सवाल लेकिन फिर भी हर जहन में है, आपने अपनी बात शुरुआत की, हम बनाना रिपब्लिक से बात कर रहे हैं। हमारा कहना है बनाना रिपब्लिक आते ही डिप्लोमेसी फेल हो जाती है, बनाना रिपब्लिक आते ही चुनी हुई सरकार मैटर नहीं करती है, लीगल कंडीशंस मैटर नहीं करते हैं, इंटरनेशनल लॉ कोर्ट्स भी मैटर नहीं करते हैं, बची आर्मी। क्या आपको लगता है कि यह सिचुएशन आ रही है? मेरे ख्याल से ऐसा ही है, क्योंकि मैं इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करता हूं कि हमारी गवर्नमेंट ने पहले दिन से ही मियां नवाज शरीफ के साथ शांति के और अमन के, भाईचारे के ताल्लुकात बढ़ाने की कोशिश की। शायद वो पहले दिन से ही गलती पर थे। अगर हम किसी म्यूनिसिपल काउंसलर से ये उम्मीद रखें कि वो संविधान में कोई चेंज कर देगा या कोई बेहतर नीति निर्देश जारी कर देगा, तो इसको हमारी समझदारी नहीं कह सकते। वहाँ का शासन डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेना ही चलाती। लेकिन हम पहले लेकिन हमारे अपने तरीके रहे हैं पाकिस्तान को लेकर। हम पहले हुई सरकार होगी उसी से बात की जाएगी। नहीं, हम पहले भी ट्रैक 2 में वहाँ के सेना और जनरल से बात करते रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि हमने पहले कभी नहीं की हो। हमारे यहाँ से जनरल सुंदर जी गए थे, हमारे यहाँ से वेद मरवाहा गए थे। साहब, चूंकि संबित पात्रा है, हम एक पॉलिटिकल मैसेज, हम एक मिनट, आप अपनी बात को इस लिहाज से रखिए कि पॉलिटिकल तौर पे एक विजन भी नजर आए, क्या होना चाहिए। जी,
और सेना का मोराल भी हाई रहे जी, दोनों स्थितियों के साथ। प्रसून जी, मैं तो ये बड़े साफ साफ एनालिसिस में कहूंगा कि हमारी पाकिस्तान पॉलिसी जो है वो फोर साइटेड नहीं है। हम लोग क्राइसिस मैनेजमेंट करते हैं, ये एक्शन हुआ तो ये काउंटर एक्शन। वी हैव बीन ओनली रिएक्टिव एंड नॉट प्रोएक्टिव। रिएक्टिव और प्रोएक्टिव में बहुत फर्क है। प्रोएक्टिव हम पहले से ही सोच लेते हैं कि ये क्या करने वाला है और उसका काउंटर पहले ही कर दें, वो एक फोर साइटेड पॉलिसी है, जो कि नहीं है। बात उसमें लेकिन लगातार डिफेंस हमारे पार्लियामेंट में लगातार रक्षा, ये गृह मंत्री ने टेरर स्टेट कहा है पाकिस्तान को। वो टेरर स्टेट कहा है, लेकिन इंडिया ने आज तक डिक्लेयर नहीं किया। मैं तो ये हमेशा ये कहता हूं कि 545 बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं वहां पर, क्यों नहीं हाथ खड़ा करके सारे के सारे बोलते हैं, और उसमें ऑपोजिशन का भी सपोर्ट होगा, सबका होगा, कम्युनिस्ट का भी होगा, कांग्रेस का भी होगा, कि वी इंडिया डिक्लेयर पाकिस्तान इज अ टेररिस्ट स्टेट, और पूरे दुनिया में पब्लिश कर दीजिए, न्यूयॉर्क टाइम्स में और लंदन टाइम्स में, कि पाकिस्तान। हम जा रहे हैं अमेरिका वालों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जी आप जरा कृपा करके इनको टेररिस्ट डिक्लेयर कर देंगे। उन्होंने अपना रेजोल्यूशन 1363 आज तक डिस्कस कर रहे हैं। ये क्या है? ये कोई प्रोएक्टिव पॉलिसी है? ये क्या कोई फोरसाइटेड पॉलिसी है? और रही बात उनकी, जो कि हमारे साथी यहां बोल रहे थे कि पावर सेंटर क्या है पाकिस्तान में, हमें ये बहुत समझना पड़ेगा साहब, मानना पड़ेगा। असलियत ये है कि पावर सेंटर इन पाकिस्तान इज द आर्मी एंड ISI एंड नॉट द फ्रॉडुलेंटली इलेक्टेड सिविल गवर्नमेंट देयर। तो अगर पावर सेंटर आर्मी है, पावर सेंटर ISI है, तो बात आप किससे करेंगे? दीवारों से करेंगे। संबित पात्रा जी हमारे साथ हम उसको लेना चाहता हूं कि अगर आपको उस पावर सेंटर से बात करनी है तो हमारी गवर्नमेंट को अपनी आर्मी को साथ लेके चलना पड़ेगा। क्या हमारी गवर्नमेंट इस तरीके, हमारे यहाँ आर्मी का कोई फेस नहीं होता है, हम लोग तो वही डेमोक्रेटिक स्टेट है। अगर हम कैसे खुद को बदलेंगे? अगर आप उस साइड में जो पावर सेंटर आर्मी है, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप अपनी कंट्री में, हमारे देश में पावर सेंटर आर्मी को बना दीजिए, नहीं, प्लीज डू नॉट मिसअंडरस्टैंड। लेकिन जब आप उस पावर सेंटर से बात करेंगे जो कि एक मिलिट्री है, जो कि एक बहुत ही इरेशनल मिलिट्री है, तो आपको अपनी मिलिट्री को साथ लेकर उनसे बात करनी पड़ेगी। लेकिन प्रोफेशनल एडवाइस, लेकिन क्या हमारी सरकार इसके लिए तैयार है? मुझे बहुत डाउट है। हम संबित पात्रा जी, एक रास्ता आगे जाता किधर है? क्योंकि डिप्लोमेसी अपनी जगह है, इंटरनेशनल कोर्ट, वियना कन्वेंशन, जिस चीजों का जिक्र हम लोग बार बार कर रहे हैं, क्योंकि याद कीजिए तो 4 बरस पहले सरबजीत के साथ भी क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सारी परिस्थिति। और हम लोग जो कसाब सरीके फिदाइन को लेकर भी सिविल कोर्ट में ले जाते हैं, अधिकारियों से मिलने देते हैं, उसके दूत को पत्र, सारी चीजें हुई हैं, हर किसी ने देखा समझा। इस पोजीशन में क्या होना चाहिए अब संबित पात्रा जी? देखिए, 2 चीजें मैं यहां बताना चाहूंगा। अभी जैनी साहब बोल रहे थे, बिल्कुल सही बोल रहे थे, कि हिंदुस्तान का एक लॉन्ग टर्म इनर्शिया रहा है और रिएक्टिव पॉलिसी हमारी रही है, प्रोएक्टिव पॉलिसी नहीं हुई है। मेरा मानना है कि उरी हमले के पश्चात पहली बार भारत ने अपने जो व्यवस्था में प्रोएक्टिविटी दिखाई सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से, वो एक बहुत मेजर शिफ्ट इन फॉरेन पॉलिसी दिखाता है और ये प्रोएक्टिविटी को एक तरह से बिगिन करता है। दूसरा, मैं आश्वस्त कर सकता हूं, देखिए आज जो शब्दों का प्रयोग राजनाथ जी ने और सुषमा जी ने किया है, उसी परिप्रेक्ष्य में आपको याद दिलाऊं, अक्टूबर 2014 में हमारी सरकार बनने के पश्चात 5 भारतीयों को श्रीलंका में फांसी की सजा हो गई थी। उस समय काफी इंडिया में ह्यू एंड क्राई हुआ था कि इनको बचाना है। हमारे संसद में भी हमारे नेताओं ने कहा था कि हम किसी भी कीमत पर बचाएंगे। नतीजा ये रहा कि 2 महीने के अंदर नवंबर 2014 में ही इन 5 मछुआरों को सरकार श्रीलंका से सकुशल बचा के भारत लेकर आ पाई और आज वो यहां अपना जीवन बसर कर रहे हैं। तो एक प्रेसिडेंस रहा है कि फॉरेन नेशन में फांसी की सजा हुई और भारत के सरकार ने डिप्लोमेटिक तरीके से उनको रिहा करा के देश वापस लाए हैं। तो स्वाभाविक है कि कुलभूषण जाधव के केस में भी जब कहा जा रहा है कि वी विल गो टू एनी एक्सटेंट, हम लोग सब किसी भी हद तक जाएंगे मगर उस भारत के बेटे को बचा कर लाएंगे। आप भी समझते हैं और एक्सपर्ट्स भी समझते हैं, प्रवक्ता इन विषयों में प्रिवी नहीं होते हैं। क्या MEA डिसाइड करती है, क्या आर्मी डिसाइड करती है, ये प्रवक्ताओं को बताया नहीं जाता है। और अगर बता भी दिया जाता तो वो आके टीवी पे डिस्कशन नहीं कर सकते हैं कि क्या भविष्य में किया जाएगा। तो स्वाभाविक रूप से आप देश की आर्मी पे, देश के एक मजबूत सरकार पे विश्वास रखिए। अगर देश का बेटा बताया है तो बेटे को मझधार में डूबने कभी नहीं देंगे। पहवा साहब, क्या ये डेडलॉक की स्थिति है? संवाद नहीं, कार्रवाई जिसका जिक्र बार बार। वाजपेयी साहब, मैं एक बात करना चाहता हूं। हाँ, 1 मिनट, वो जुड़ गए, आपकी लाइन कट गई थी इसीलिए आपके पास नहीं आते। जी बताएं शफाक साहब। मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं। आपकी बातें बड़ी जज्बाती हैं और होनी चाहिए, क्योंकि वो एक भारतीय शहरी था जिसको सजा हुई है।
लेकिन हकायक से आंखें बंद करना या मुंह मोड़ना एक गलत बात है जो आप लोगों के तजुर्बाकार और सियाने लोगों को जेब नहीं देती। क्योंकि कुलभूषण सिंह यादव के पास जो डॉक्यूमेंट पाए गए थे उसके ऊपर उसका नाम मुबारक हुसैन पटेल लिखा हुआ था, इंडियन सिटीजन था, उसका पासपोर्ट भी मुबारक हुसैन पटेल का था और उसको जो वीजा ईरान की हुकूमत ने जारी किया था चाबहार में बिजनेस के लिए, उसके ऊपर भी वो जो ईरानियन वीजा है वो ओपन सोर्स में मौजूद है। आप बात करते हैं कि जी पता नहीं था, हमें बताया नहीं गया, काउंसलर एक्सेस नहीं दिया गया। तो पहली बात तो यह है कि काउंसलर उसका हक इसलिए नहीं बनता था कि वो ना डिप्लोमेटिक कोर का बंदा था, ना वो अपने ओरिजिनल क्रेडेंशियल्स के मुताबिक पाकिस्तान के हदूद में दाखिल हुआ था। और जब वो पकड़ा गया तो उसके पास जो डॉक्यूमेंट्स थे उसमें तो मुबारक हुसैन पटेल है। तो देखें ये एक गलत चीज है, उत्तर देना चाहूंगा। तरीका आपका इधर आकर हमें मुक्के दिखाना नहीं, ये तो आप अपना एक परसेप्शन भी बना रहे हैं ना शफाकत साहब, हमें लगता है ये आपका अपना परसेप्शन हो सकता है, लेकिन कोई एक कंट्री अगर इस बात को जिक्र कर रही है कि आप नॉर्म्स इंटरनेशनली मूव कर रहे हैं कि आपको स्पेस देना पड़ेगा किसी कंट्री को भी, आप उसको भी नहीं मान रहे हैं अपने नियम कायदे में। हाँ संबित पात्रा जी, आप अपनी बात भी रखें। संबित जी, नहीं ठीक है, हम काउंटर क्वेश्चन सुन लेते हैं। मैं इसका उत्तर दे रहा हूं, सुन लीजिए। आपने एक प्रश्न पूछा, इसका उत्तर देता हूं मैं आपको। हाँ बोलिए संबित जी, आवाज आ रही है। ये उत्तर समझ सुन लीजिए। देखिए आपको बता दूं मैं कि त्रिहान अर्थात तेहरान, क्योंकि तेहरान ईरान में ही ये बिजनेस करते थे कुलभूषण जाधव चाबहार में, तो तेहरान के जो एनवॉय हैं, जो एम्बेसडर हैं इस्लामाबाद में, उनका नाम है मेहदी होनर दुस्त। उन्होंने खुद कहा है कि मैं 100% अपनी गारंटी देता हूं कि कुलभूषण जाधव एक बिजनेसमैन हमारे देश में है और ये स्पाई नहीं है। देखिए खुद ईरान के ही एनवॉय ये कह रहे हैं कि वो स्पाई नहीं है। और जहां तक आपका कहना कि डॉक्यूमेंट पकड़ा गया, सर मैं बीच में नहीं बोल रहा था, पूरा सुन लीजिए, पूरा सुन लीजिए, पूरा सुन लीजिए, बीच में मत चिल्लाइए। देखिए ये तो यहाँ बीच में मत चिल्लाइए, सुन तो लीजिए पूरा। दूसरी बात है, आपके पास एविडेंस के रूप में क्या है, मौका मिलेगा ना, पूरा सुन लीजिए पहले, उसके बाद चिल्लाइएगा। ना इस प्रकार क्रॉस फायर मत करिए, इस प्रकार सीज फायर वायलेशन मत करिए, पूरा सुन बोल लीजिए। अभी रुक जाइए शांति। अरे साहिल साहब सुन तो लीजिए जो बात कही जा रही है, बिना सुने अपनी बातों को आपको भी तो कहने का मौका मिल रहा है। अरे मैंने सुना, आपको तो सुन लीजिए। अरे सुन लीजिए, वो बता रहा हूं मैं। देखिए आपके पाकिस्तान का कहना है कि एविडेंस के आधार पर फांसी दी, और एविडेंस क्या है? कोई डॉक्यूमेंट नहीं, जैसा आप बता रहे हैं। एविडेंस एक इंडियन पासपोर्ट है और कन्फेशनल स्टेटमेंट है जो कि आप लोगों ने टॉर्चर करके एक्वायर किया है। कोई आर्म्स एम्यूनिशन था, हमने टॉर्चर करके बनवा लिया। डॉक्यूमेंट था उसके पास, ईरान का वीजा लगा हुआ उसके ऊपर मुबारक हुसैन पटेल के लिए, वो भी हमने टॉर्चर करके बना लिया जनाब। क्या हो गया? वो किसी नाम से भी ईरान में रह रहा हो, उससे क्या हो गया? कुलभूषण सिंह यादव ने करवाया होगा, लेकिन उसका पासपोर्ट नहीं बनवाया है। राष्ट्रपति, देखिए ईरान के राष्ट्रपति ने भी आप लोगों को लेकिन यहाँ पे आपकी बात हसन रोहानी, अरे हसन रोहानी ने डांट लगाया था पाकिस्तान को, याद करिए। यही सब जो आप मुझ पे चिल्ला रहे हैं, हसन रोहानी ने आपको डांट लगाई थी। आपको समझ से बालातर है, आपको क्या करेंगे? आप तो खुद ही खत्म हो जाएंगे। सुन लीजिए, आपने यही सब बातें ईरान के राष्ट्रपति हसन रोहानी को बताया था। मुबारक हुसैन पटेल की कर रहे हो, आपने उसको मुबारक हुसैन पटेल का क्यों दिया था पासपोर्ट? आप तो इंडियन पासपोर्ट क्यों दिया भैया? अगर जासूसी करने भेजना था तो हम उसको पाकिस्तान नकली पासपोर्ट देते ना। कोई इंडियन पासपोर्ट देके भेजता है क्या जासूस को? इसी बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूंगा। बिजनेस करने आया था, वो क्यों मुबारक हुसैन पटेल बन के आया था? शफाकत साहब, हमको लगता है लूपहोल्स इतने ज्यादा हैं जब आप जाधव का जिक्र करते हुए उसे जासूस क्रिएट बना रहे हैं, क्योंकि सारी कार्रवाई आपकी, पूरा स्टेट इसी में लगा हुआ है। पूरी स्टेट की इन्वॉल्वमेंट भारत के साथ किस तरह पेश आना है, अब नवाज शरीफ भी खुलकर सामने आ गए हैं। ये मैसेजेस बतलाते हैं कि एक स्टेट अगर टेरर के साथ खड़ा हो जाए, अपने तरीके से व्याख्या करने लगे, तो किस रूप में वो सामने आएगा। मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान की एक बड़ी दुविधा भी है। प्रसून जी, हाँ, बहुत बड़ी बात कि मैं शफाकत जी से ये पूछना चाहता हूं, कभी तो आप ये कहते हैं कि जो जाधव है कुलभूषण वो स्पाई था, कभी आप कहते हैं कि वो टेररिस्ट था। अगर वो स्पाई था तो मिलिट्री कोर्ट में नहीं जाना चाहिए था,
और अगर वो टेररिस्ट था तो एक मिनट सुनिए प्लीज, अरे बात खत्म कीजिए, सुनने की थोड़ी क्षमता रखिए। अगर वो टेररिस्ट था तो आपको बताना चाहिए कि उसने कौन सी टेररिस्ट एक्टिविटी करी। अरे भाई कौन सा बम हमें लगता है कि कौन से लोग कुलभूषण जाधव को लेकर जितने लूपहोल्स पूरे दृष्टि में निकल कर आए हैं, कहीं ना कहीं पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा करते हैं। और शायद भारत अगर अब कह रहा है और बहुत साफ तौर पे संदेश कड़ा दिया गया है, किसी भी हद तक जा सकते हैं, यह मैसेज अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। लेकिन चर्चा हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं। शफाकत साहब, आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े।